वर्धमान सिंह, तुम्हारी ताकत हमेशा मुझसे आगे रही है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा दिल से सम्मान नहीं किया था। पर आज तुमने जो फैसला किया है उसे सुनने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई है। गिरिगंज गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने अपने शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, अब समझ में आया कि तुम्हारा गुरुकुल हमेशा हम चारों गुरुकुलों से इतना आगे कैसे था। मानना पड़ेगा कि अपने शिष्यों के भविष्य के लिए तुम्हारा गुरुकुल वाकई बहुत गंभीरता से सोचता है। अगर तुम्हारी जगह हम चारों के गुरुकुल होते तो ऐसा फैसला कभी नहीं कर पाते। आसुरी कमलाद गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख नागेश ने कहा। चंद्रिका गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख और आदि स्रोत गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख भी उन दोनों की इस बात से पूरी तरह सहमत थे। उन चारों ने भले ही आकर्ष से यह वादा किया था कि वो उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे, लेकिन अगर आकर्ष सच में उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तुरंत अपना स्थान छोड़कर आकर्ष को अपने गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख बना दे। वर्धमान सिंह राठौर की बात सुनने के बाद इस मुकाबले में भाग लेने आए सभी योद्धा भी चौंक पड़े थे। क्या मैंने सही सुना है? क्या गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ सच में आकर्ष को अपना सिंहासन अब भी देने को तैयार है? ऐसा तो आज तक किसी भी गुरुकुल प्रमुख ने नहीं किया है। लगता है सप्तशौर्य गुरुकुल अपने इस शिष्य आकर्ष को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। मुझे तो गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह के इस फैसले पर आश्चर्य हो रहा है। अपने गुरुकुल के लिए वो अपना सर्वस्व देने को तैयार है। सही कहा। अगर गुरुकुल प्रमुख की सोच ऐसी हो तो उस गुरुकुल का सबसे शक्तिशाली बनना तो निश्चित है। सारे शिष्य इस समय सिर्फ और सिर्फ वर्धमान सिंह राठौर की तारीफ कर रहे थे। अविनाश ने जब गुरुकुल प्रमुख की बात सुनी तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे किस्मत उसके साथ कोई अलग ही खेल खेल रही है। गुरुकुल प्रमुख इस आकर्ष को अपना पद देने को तैयार है, वो भी इसी वक्त। सिर्फ इस बारे में सोचकर ही अविनाश को अपने भविष्य को लेकर डर लगने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत ही आकर्ष के पास आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एक संदेश भेजा। आकर्ष, कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अगर तुम हमारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख बन जाते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरा समर्थन मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच जो भी द्वेष और दुश्मनी है वह आज ही खत्म हो जाए। अविनाश ध्रुव शिखर के विभाग प्रमुख सुग्रीव का शिष्य था। भले ही उसकी प्रतिभा ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी प्रतिभा थी उसके साथ वह आगे भविष्य में ध्रुव शिखर का अगला विभाग प्रमुख बन सकता था। आकर्ष के लिए ऐसे समय पर अविनाश का संदेश मिलना थोड़ा उम्मीद से बाहर था। थोड़ा सोचने के बाद आकर्ष को भी इस बात का एहसास हुआ कि अविनाश और उसके बीच की दुश्मनी ज्यादा गहरी नहीं है। बाकियों की तरह शायद अविनाश को भी उसकी प्रतिभा से थोड़ी जलन थी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। यही सोचकर आकर्ष ने अविनाश की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सर सहमति में हिलाया, जिसका सीधा मतलब था कि अब उन दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का द्वेष या दुश्मनी नहीं रही है। आकर्ष की वह मुस्कुराहट देख अविनाश ने भी एक राहत की सांस ली। उसके और आकर्ष के बीच की दुश्मन तो मिट चुकी थी, लेकिन उदय के मामले में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था। वापस छावनी में लौटने के बाद जब से उदय ने अगले उत्तराधिकारी को लेकर अपने मास्टर की बात सुनी थी, तभी से उसके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आप सभी को यह तो पता ही है कि उदय ने अभी जिस युद्ध कला का प्रयोग किया है वो हमारे गुरुकुल की ही सबसे शक्तिशाली युद्ध कला का एक हिस्सा है। लेकिन एक हिस्सा सीखने का मतलब यह नहीं है कि उदय ने पूरी युद्ध कला सीख ली है और अब वह हमारे गुरुकुल का उत्तराधिकारी बन गया है। सप्तशौर्य गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख होने के नाते मैंने अपने गुरुकुल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अगर किसी दिन आकर्ष चाहे तो मैं उसे अपने गुरुकुल का उत्तराधिकारी बना दूंगा। सिर्फ उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि मैं तो उसे अभी और इसी वक्त गुरुकुल प्रमुख के पद पर बिठाने को तैयार हूं। उसके मास्टर के कहे यह शब्द
अभी भी उसके कानों में बिजली की भांति गर्जना कर रहे थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, उदय ने मन ही मन में अपने आप से कहा। उसने अपना चेहरा इस समय झुका रखा था, इसलिए कोई भी उसकी आंखों में कत्ल का भाव नहीं देख पा रहा था। उसकी नफरत और ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब वो मन ही मन आकर्ष को खत्म करने की योजना बनाने लगा। आप इस आकर्ष को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो ना? तो अब मैं भी देखता हूं कि मेरे रहते हुए यह उत्तराधिकारी कैसे बनता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसे उत्तराधिकारी के पद के करीब भी नहीं आने दूंगा, उदय ने मन ही मन में अपने आप से कहा। वहीं आकर्ष, जिसके बारे में सभी इस समय बातें कर रहे थे, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे गुरुकुल प्रमुख बनाया जा रहा है। उसने अपने भविष्य के लिए एक दूसरा रास्ता चुना था, जिसमें सप्तशौर्य गुरुकुल एक सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं था। भले ही उसे गुरुकुल प्रमुख नहीं बनना था, लेकिन वर्धमान सिंह राठौर की बात सुनने के बाद उसके दिल में उनका स्थान काफी ज्यादा ऊंचा हो गया था। वो आकर्ष को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का सोच रहे थे। इसी से पता चल रहा था कि उन्हें आकर्ष की क्षमता और योग्यता पर कितना ज्यादा विश्वास है। वर्धमान सिंह राठौर के स्पष्टीकरण देने के बाद कुछ देर तक तो सभी लोग इसी बारे में बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो मुकाबले को दोबारा से शुरू किया गया। पांचों गुरुकुलों के शिष्य एक एक करके अखाड़े में उतर रहे थे और अपनी इच्छा अनुसार एक प्रतिद्वंद्वी को मुकाबले की चुनौती दे रहे थे। शाम होने को आई थी और यह सिलसिला अभी तक जारी था। जब आसमान में काली घटा छाने लगी और अंधेरा होने को आया, तब जाकर यह मुकाबला अपने अंतिम चरण में पहुंचा। इस पूरे मुकाबले में चंद्रिका गुरुकुल की शिष्या इंदु और आसुरी कमलाद गुरुकुल के रजत को छोड़कर बाकी सभी शिष्य अपना अपना मुकाबला कर चुके थे। अब सिर्फ यही दोनों बचे थे जिन्हें आपस में मुकाबला करना था। इन दोनों का मुकाबला अभी तक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यह दोनों ही ब्रह्म मंडल के छठे स्तर के योद्धा थे और वहां मौजूद सभी योद्धाओं में यह दोनों सबसे शक्तिशाली थे। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी योद्धा थे, उनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा ब्रह्म मंडल के 5वें स्तर में थे। आकर्ष सिंघानिया, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। ठीक इसी समय गिरिगंज गुरुकुल का एक और शिष्य अखाड़े में उतरा और उसने आकर्ष को चुनौती दी। उसकी चुनौती सुनकर बाकी योद्धा उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, जिन्हें सुनने के बाद वह शिष्य थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा। लेकिन किसी तरह से उसने अपने चेहरे के भाव को ठीक किया और मुकाबले के लिए तैयार होने लगा। असल में वह शिष्य खुद भी आकर्ष के साथ मुकाबला करना नहीं चाहता था, लेकिन यह उनके गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का आदेश था। इस वजह से उसे आगे आना पड़ा। वह शिष्य ब्रह्म मंडल के 5वें स्तर में था और ऐसे में आकर्ष जैसे ब्रह्म मंडल के 4थे स्तर के योद्धा के साथ मुकाबला करना एक प्रकार से बेईमानी थी। लेकिन क्योंकि इस मुकाबले में कोई नियम नहीं थे, इस वजह से कोई भी किसी को भी चुनौती दे सकता था। ब्रह्म मंडल में एक ऊर्जा स्तर का अंतर इतना बड़ा होता था कि उसे भरना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जब बाकी योद्धाओं ने इस चुनौती के बारे में सुना तो वो मन ही मन इस नतीजे पर पहुंच गए कि इस मुकाबले में आकर्ष ही हारने वाला है। सिर्फ सप्तशौर्य गुरुकुल के सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें आकर्ष पर थोड़ा बहुत विश्वास था, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि आकर्ष के पास अपने से शक्तिशाली योद्धा को हराने और ऊर्जा स्तर के अंतर को भरने की क्षमता है। आकर्ष जब ब्रह्म मंडल में पहुंचा भी नहीं था, तभी उसने ब्रह्म मंडल के पहले स्तर के योद्धा को खत्म कर दिया था। तो अब ब्रह्म मंडल के 4थे स्तर में पहुंचने के बाद तो उसकी क्षमता में भी बढ़ोतरी जरूर हुई होगी। ऐसा आकर्ष के शुभचिंतकों का सोचना था। पिछली बार की तरह इस बार आकर्ष ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और चुनौती मिलते ही तुरंत अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके अखाड़े में पहुंच गया। तैयार हो जाओ। आकर्ष के अखाड़े में उतरते ही गिरिगंज गुरुकुल के उस शिष्य ने आकर्ष को चेतावनी देते हुए कहा। अब उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसके तुरंत बाद उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी आ गई। यह लाठी लकड़ी की नहीं थी, यह एक अज्ञात खनिज से बनी थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उस लाठी के प्रकट होते ही
उस शिष्य का शरीर चमकने लगा। कुछ देर पहले ही आकर्ष ने उस शिष्य को एक दूसरे शिष्य के साथ मुकाबला करते देखा था, इसीलिए उसे पता था कि उस शिष्य के हाथ में मौजूद वह अज्ञात खनिज से बनी लाठी एक 7वें स्तर का जादुई हथियार है। अपने इस जादुई हथियार की मदद से उस शिष्य ने ब्रह्ममंडल के 5वें स्तर के कई योद्धाओं को हरा दिया था। अभी तक वह सिर्फ 2 ही योद्धाओं से हारा था, जिनमें से एक तो आसुरी कमलाद गुरुकुल का शिष्य था और दूसरा उसी के गुरुकुल का शिष्य उदय था। यह शिष्य गिरिगंज गुरुकुल की तरफ से इस मुकाबले में भाग लेने वाले 4 शिष्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अभी तक के मुकाबले में सबसे ज्यादा अजीब आकर्ष को उस शिष्य की वो जादुई लाठी लगी थी। जब भी वह शिष्य अपनी इस लाठी से प्रहार करता था तो प्रहार उसी जगह पर होता था जहां से उसका प्रतिद्वंदी उस पर प्रहार कर सकता था। कुछ ही देर में अंधेरा और ज्यादा गहरा होने वाला था, इसलिए गिरिगंज गुरुकुल का वह शिष्य बिना किसी देरी के आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़ा। उसके सिर के ऊपर इस समय तक पूरे 700 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो चुकी थीं। अपने 700 हाथियों की ताकत के साथ उस शिष्य ने अब अपनी लाठी को हवा में उठाया और आकर्ष के सर को निशाना बनाते हुए प्रहार किया। उसके ऐसा करते ही 198 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां उसके सिर के ऊपर प्रकट हो गईं। यह उसके उस जादुई हथियार के द्वारा उसकी शक्ति में की गई वृद्धि थी। इसी के साथ अब उस शिष्य के पास पूरे 898 हाथियों की ताकत आ चुकी थी, जिस कारण उसका वह प्रहार और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। आकर्ष ने जब उस लाठी को अपनी तरफ आते देखा तो उत्साह से उसका खून खोलने लगा। ब्रह्ममंडल में प्रवेश करने के बाद अभी तक उसने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए वह खुद भी इस बात का जवाब जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था कि आखिर अब उसके पास कितनी शक्ति और क्षमता है। उसने भी अब अपना हाथ हवा में उठाया, जिसके बाद उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। हमेशा की भांति आज उसने आगे बढ़कर प्रहार का सामना नहीं किया, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े होकर उस शिष्य के करीब आने का इंतजार करने लगा। आखिरकार उसका प्रतिद्वंद्वी 5वें स्तर का योद्धा था। उसे हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। जब उसका प्रतिद्वंद्वी एक निश्चित दूरी तक उसके करीब आ गया, तब आकर्ष ने अपनी गम्य श्रेणी की उस नई युद्ध कला का प्रयोग किया। इस युद्ध कला ने उसकी रफ्तार को 2 गुना तेज कर दिया और वो एक पलक झपकने से भी कम समय में अपने प्रतिद्वंदी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। दर्शकों की नजरों में तो आकर्ष ऐसा करके अपनी मौत को दावत दे रहा था, क्योंकि उसके सिर के ऊपर इस समय सिर्फ 600 हाथियों की परछाइयां मौजूद थीं, जो इस ओर इशारा कर रही थीं कि आकर्ष और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच में शक्ति का कितना बड़ा अंतर है। उस दिन 3 ब्रह्म आवेग गोलियों की मदद से उसने 2 महीने के लंबे अभ्यास के बाद ब्रह्ममंडल के पहले स्तर में प्रवेश किया था। उसके बाद अपनी उच्च प्रतिभा और ब्रह्म ऊर्जा गोली की मदद से, जिसकी शुद्धता 90% से अधिक थी, उसे 3 महीनों का समय लगा, पर उसने सफलतापूर्वक ब्रह्ममंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर लिया। इतनी बढ़ोतरी उसके लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वो ध्यान मुद्रा में ही बैठा रहा। आखिरकार 4 महीने के बाद एक बार फिर से उसके ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी हुई और वो ब्रह्ममंडल के तीसरे स्तर में पहुंच गया। तीसरे स्तर में पहुंचने के बाद वो अपने ऊर्जा स्तर में और अधिक बढ़ोतरी नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय वो अपना पूरा ध्यान सर्प शक्ति के चौथे चरण के साथ मिली उस गम्य श्रेणी की युद्ध कला को समझने में केंद्रित कर रहा था। जब वो अपने ध्यान से उठा तो वो वर्धमान सिंह राठौर से मिलने गया। उन्होंने उसे ऊर्जा आवेशम फल दिया, जिसकी मदद से एक बार फिर उसके ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई और उसने सफलतापूर्वक ब्रह्ममंडल के चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अगर अभी के समय की बात की जाए तो आकर्ष सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के साथ ही 611 हाथियों की ताकत उत्पन्न कर सकता था। इस समय उसके सिर के ऊपर सिर्फ 600 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो रखी थीं, जिसका मतलब था कि वह अभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह अपने दुश्मन को कमजोर समझ रहा था, वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास दूसरे भी तरीके थे।
जिसके साथ वह मुकाबला जीत सकता था। अब आकर्ष ने अपने उस जादुई हथियार की क्षमता का फायदा उठाया। जैसे ही उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा अपने जादुई हथियार पर प्रवाहित की, उसके सिर के ऊपर 228 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां प्रकट हो गईं। एक छठे स्तर का जादुई हथियार। जैसे ही उसके जादुई हथियार ने उसकी शक्ति में बढ़ोतरी की, सभी दर्शक एक साथ चौंक पड़े। उनमें से किसी ने भी उसकी उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष, जो कि अभी सिर्फ ब्रह्म मंडल के चौथे स्तर में है, उसके पास एक छठे स्तर का जादुई हथियार भी हो सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद सभी को इसके पीछे केवल एक ही कारण समझ में आया। उन सभी के अनुसार आकर्ष की प्रतिभा बहुत ही ज्यादा उच्च थी, इसलिए जरूर सप्तशौर्य गुरुकुल ने ही उसे यह छठे स्तर का जादुई हथियार दिया होगा। पर सच्चाई क्या है, वो इस समय सिर्फ वर्धमान सिंह राठौड़, विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख सुग्रीव को ही पता था। उन्हें अच्छे से पता था कि आकर्ष के पास जो छठे स्तर का जादुई हथियार है, वह उनके गुरुकुल के द्वारा नहीं दिया गया है, वो आकर्ष का खुद का है। इधर अखाड़े के अंदर आकर्ष ने अपनी तलवारबाजी की युद्ध कला का प्रयोग न करते हुए सीधे ही अपनी तलवार को आगे कर दिया। आकर्ष का यह कदम कई शिष्यों की नजर में मात्र मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं था। उन सबके हिसाब से अगर आकर्ष अपनी युद्ध कला का प्रयोग करता तो उसके अखाड़े में टिकने की संभावना थोड़ी बहुत बढ़ जाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकर्ष के पास एक छठे स्तर का जादुई हथियार है। जब तक उसका खुद का ऊर्जा स्तर अपने प्रतिद्वंद्वी से पीछे है, तब तक उसकी शक्ति में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी। एक छठे स्तर का जादुई हथियार इस्तेमाल करने के बाद भी उसके पास केवल 828 हाथियों की ताकत थी। वही उसके विपरीत उसके प्रतिद्वंदी के पास 7वें स्तर के जादुई हथियार के साथ 898 हाथियों की ताकत थी। दोनों में 70 हाथियों की ताकत का अंतर था। कोई मूर्ख भी यहां पर देखकर यह बता सकता था कि इस मुकाबले का विजेता कौन होने वाला है। सप्तशौर्य गुरुकुल के सदस्यों को छोड़कर इस समय जितने भी योद्धा यह मुकाबला देख रहे थे, वह सभी इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि इस मुकाबले को गिरिगंज गुरुकुल का वह शिष्य ही जीतने वाला है। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि 70 हाथियों की ताकत का अंतर कोई छोटी बात नहीं थी। सिर्फ 70 हाथियों की ताकत का अंतर? क्या इसे सच में लगता है कि यह इस अंतर के साथ आकर्ष को हरा सकता है? मिहिर ने एक उत्साहित स्वर में अपने आप से कहा। इस समय सिर्फ मिहिर ही नहीं, बल्कि उसके गुरुकुल के बाकी सदस्यों का भी यही सोचना था। उन्हें आज भी वह दृश्य याद था जब 1 साल पहले आकर्ष और उपेंद्र का मुकाबला हुआ था। उस मुकाबले में उपेंद्र आकर्ष से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और दोनों के बीच 90 हाथियों की ताकत का अंतर था। लेकिन इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद भी आकर्ष ने उपेंद्र को खत्म कर दिया था। जब 90 हाथियों की ताकत का अंतर होने के बावजूद भी आकर्ष वह मुकाबला जीता था, तो अब 70 हाथियों की ताकत का अंतर तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। मिहिर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। जब आकर्ष और उपेंद्र का मुकाबला हुआ था, उस समय वो भी वहीं पर था। इस कारण उसे अच्छे से पता था कि आकर्ष की क्षमता कितनी है। वैसे तो आकर्ष ने उससे अधिक क्षमता प्रदर्शित नहीं की थी, लेकिन मिहिर को पूरा विश्वास था कि आकर्ष के पास 90 हाथियों से अधिक ताकत के अंतर को भरने की भी क्षमता है। इधर आकर्ष इस मुकाबले को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। उसने पूरे जोश के साथ अपनी तलवार को गिरिगंज गुरुकुल के उस शिष्य की लाठी की तरफ बढ़ाया। एक भयंकर गर्जना के साथ दोनों हथियार एक दूसरे से टकराए। इन दोनों हथियारों को चलाने में इतनी अधिक आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था कि एक बार फिर से पूरे अखाड़े में धुंध के बादल छाने लगे। आंतरिक ऊर्जा के कारण जो दबाव हवा में उत्पन्न हुआ था, उसे वहां मौजूद प्रत्येक योद्धा महसूस कर पा रहा था। पहली ही टक्कर में गिरिगंज गुरुकुल के उस शिष्य का हाथ कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 15,000 किलो का कोई भारी पत्थर उसकी लाठी पर दे मारा है। इस पहली टक्कर ने उस शिष्य को अपनी स्थिति का अंदाजा करवा दिया था, लेकिन वह शिष्य अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आज अगर वो यहां पर सभी के सामने इतनी आसानी से हार मान लेता है, तो न सिर्फ उसकी खुद की बेइज्जती होगी,
बल्कि उसके गुरुकुल प्रमुख भी उस पर बहुत ज्यादा नाराज होंगे और उसके पूरे गुरुकुल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसी डर में उस शिष्य ने अपने हाथ को पीछे नहीं खींचा और आकर्ष के उस प्रहार का डट कर सामना करने लगा। हताश होने की कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी भी इससे अधिक शक्ति है। हमारे बीच 70 हाथियों की ताकत का अंतर है और इतने बड़े अंतर के साथ मैं इसे आसानी से कुचल सकता हूं। उस शिष्य ने मन ही मन में अपने आप को प्रोत्साहन देते हुए कहा। शुरुआत में तो उसे अपने जीतने पर पूरा विश्वास था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आकर्ष के चेहरे पर पड़ी और उसने आकर्ष के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव देखा, तो उसकी सारी हिम्मत धीरे धीरे करके टूटने लगे। वो मन ही मन अपने आप को यह सवाल पूछने से रोक नहीं पाया कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से उसका प्रतिद्वंद्वी आकर्ष इस मुकाबले को लेकर इतना ज्यादा आत्मविश्वासी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित ही नहीं की है। उस शिष्य के मन में इस प्रकार के कई विचार आने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह पक्का मेरा ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहा है। इतनी छोटी उम्र में ब्रह्ममंडल के चौथे स्तर में आना ही बहुत बड़ी बात है। इससे अधिक शक्ति इसके पास शायद ही होगी। उस शिष्य ने मन ही मन में अपने आप को समझाया और अपना पूरा ध्यान आकर्ष से मुकाबला करने पर केंद्रित करने लगा। अभी तक आकर्ष अपनी शारीरिक शक्ति के साथ ही लड़ रहा था, इसलिए देखते ही देखते गिरिगंज गुरुकुल का वह शिष्य धीरे धीरे करके अब आकर्ष पर हावी होने लगा। जब सभी को लग रहा था कि मुकाबले का परिणाम गिरिगंज गुरुकुल के उस शिष्य के पक्ष में जाने वाला है, ठीक तभी अचानक से गिरिगंज गुरुकुल के उस शिष्य ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि उसे सुनकर बाकी सभी योद्धाओं का दिल एक पल के लिए सहम गया। जिस समय वह शिष्य चिल्लाया था, ठीक उसी समय उसके हाथ में भी अजीब प्रकार से कंपन होने शुरू हो गए थे और उसके हाथ में पकड़ी हुई वह लाठी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। अपनी लाठी के दूर गिरते ही वह शिष्य सही समय पर पीछे हटा और उसने एक बार फिर से वो लाठी अपने हाथ में उठा ली, मगर इस बार उसने लाठी दूसरे हाथ से पकड़ रखी थी। उसे हल्की सी चोट आई थी, इस कारण इतनी जल्दी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से अपनी सारी ताकत एकत्रित की और दोबारा से आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़ा। पहले की भांति इस बार भी उसका प्रहार बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पिछली बार के प्रहार में आकर्ष ने अपनी पूरी आवृत्ति ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे लगा था कि शायद वह शिष्य इसी से अपना सबक सीख लेगा, लेकिन उसे एक बार फिर से अपनी तरफ बढ़ते देख आकर्ष के मन से दया की भावना पूरी तरह से गायब हो गई। एक बार फिर से उसने अपनी आवृत्ति ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद फिर से उसकी तलवार में हल्के कंपन होना शुरू हो गए। इस बार दोनों हथियारों के एक दूसरे से टकराने से पहले ही आकर्ष की तलवार में आवृत्ति ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस बार वो पूरे 100 हाथियों की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। इस प्रकार के सीधे मुकाबले में अभी तक उसकी आवृत्ति ऊर्जा में जितने भी परिवर्तन हुए थे, उसके साथ वो 100 हाथियों की ताकत के अंतर को भर सकता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब तक उसके और उसके प्रतिद्वंदी के बीच में 100 से अधिक हाथियों की ताकत का अंतर नहीं है, तब तक उसकी आवृत्ति ऊर्जा अपना प्रभाव दिखा सकती थी। इस मुकाबले में उसके और उसके प्रतिद्वंदी के बीच में सिर्फ 70 हाथियों की ताकत का अंतर था। इसलिए एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि टक्कर के बाद उसे शिष्य की हालत क्या होगी। अपनी लाठी को तेजी से घुमाते हुए उस शिष्य ने एक बार फिर से आकर्ष के सर को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। इधर आकर्ष ने पिछली बार की तरह इस बार आकर्ष ने अपना बचाव नहीं किया, बल्कि अपनी तलवार को तेजी से आगे बढ़ाया ताकि उस पर जवाबी प्रहार कर सके। एक भीषण गर्जना के साथ दोबारा से दोनों हथियार एक दूसरे के साथ टकराए। एक तरफ 898 हाथियों की ताकत थी तो दूसरी तरफ 828 हाथियों की ताकत। देखना, इस बार आकर्ष पक्का हारेगा। यह भी भला कोई कहने वाली बात है। यह तो साफ दिख रहा है कि आकर्ष यह मुकाबला हारने वाला है। पिछली बार तो उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथ से उसकी लाठी छूट गई थी, इसलिए आकर्ष अभी तक जिंदा बचा है, वरना उसका काम कब का तमाम हो चुका होता। लेकिन कुछ भी कहो, यह आकर्ष है तो एक शक्तिशाली योद्धा। देखना, अगर आज यह मुकाबला हार भी जाता है
तो भी सबसे ज्यादा तारीफ इसी की होगी, क्योंकि इसने अपने से शक्तिशाली योद्धा के साथ मुकाबला किया है। दोनों के मुकाबले को लेकर दर्शकों के बीच इस समय इसी प्रकार की बातें हो रही थीं। वर्धमान सिंह भी उनकी बातें सुन पा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हारना और आकर्ष? कभी नहीं। वो यह मुकाबला जीतेगा और तुम सभी को गलत साबित करके दिखाएगा। वर्धमान सिंह राठौड़ ने एक आत्मविश्वास से भरे स्वर में अपने आप से कहा। आज सभी को दिखा दो आकर्ष कि हमारा गुरुकुल किसी से भी कम नहीं है। मिहिर ने भी जोश में अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने आप से कहा। आकर्ष, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। अविनाश ने भी एक जोशीले स्वर में अपने आप से कहा। उनके गुरुकुल में सिर्फ उदय ही ऐसा था जो उम्मीद कर रहा था कि आकर्ष यह मुकाबला हारे। आखिर क्यों हर बार इसे ही सभी का समर्थन प्राप्त होता है? सभी इसके जीतने की उम्मीद तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यह कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हो। इस शिष्य से तो मैंने भी मुकाबला किया था, तब तुम लोगों का समर्थन कहां चला गया था? उदय ने एक गुस्से व नफरत से भरी आवाज में मन ही मन में अपने आप से कहा। सभी इस मुकाबले को लेकर अपनी तरफ से अलग अलग मत दे रहे थे कि तभी उन्हें दोनों हथियारों के आपसी टकराव की एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। यह टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि इसकी कर्कश ध्वनि कई योद्धाओं के कानों में चुभने लगी थी। दोनों हथियारों की आपसी टक्कर के बाद एक बार फिर से आंतरिक ऊर्जा का एक दबाव हवा में उत्पन्न हुआ, जिसने दोनों योद्धाओं के चारों तरफ धुंध का एक बहुत बड़ा आवरण बना दिया। बाहर से किसी भी योद्धा को अंदर की झलक दिखाई नहीं दे रही थी। सभी को सिर्फ दो आकृतियां चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, जो कि असल में दोनों योद्धाओं के जादुई हथियार थे। अभी भी सभी को वह कर्कश ध्वनि सुनाई दे रही थी। इस कारण बिना अंदर का नजारा देख भी सभी अंदाजा लगा पा रहे थे कि अभी तक दोनों योद्धाओं के बीच का मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। योद्धाओं में ऊर्जा सीमित होती थी, इसकी मात्रा अनंत नहीं थी कि वह लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के कारण अब दोनों योद्धाओं की आंतरिक ऊर्जा में धीमे धीमे करके गिरावट आने लगी थी, जिस कारण उनके चारों तरफ बना वो धुंध का आवरण भी गायब होते जा रहा था। अपना हथियार छोड़ दो। इससे पहले कि वह आवरण पूरी तरह से हट पाता, सभी को आकर्ष की एक तेज आवाज सुनाई दी। जैसे ही उस शिष्य ने आकर्ष की आवाज सुनी तो उसने तुरंत ही अपना जादुई हथियार फेंक दिया। जैसे ही दोनों योद्धाओं के चारों तरफ से वह आवरण हटा, दर्शकों को अपनी आंखों के सामने एक जाना पहचाना नजारा फिर से दिखाई दिया। पिछली बार की ही भांति गिरिगंज गुरुकुल के इस शिष्य की हथेली भी अब बीच से कट चुकी थी। अपने सामने का यह नजारा देख सभी दर्शक चौंक पड़े। एक बार फिर से मुकाबले में भाग लेने आए ज्यादातर योद्धाओं के मन में आकर्ष का डर उत्पन्न हो गया। उनमें से किसी को भी अभी तक यह पता नहीं था कि गिरिगंज गुरुकुल का वो शिष्य हारा कैसे था, लेकिन एक बात सभी को पता थी कि आकर्ष से अगर उन्हें मुकाबला करना है तो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। इससे पहले तो सिर्फ ब्रह्म मंडल के चौथे स्तर के योद्धा ही आकर्ष को गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन अब ब्रह्म मंडल के 5वें स्तर के योद्धा भी उसे गंभीरता से लेने पर मजबूर हो गए थे। बाकियों को छोड़ो, जिस शिष्य ने अभी आकर्ष के साथ मुकाबला किया था वह खुद इस प्रकार के परिणाम को देख हैरान था। शुरुआत में उसे लगा था कि उसके पास आकर्ष से अधिक ताकत है, इसलिए वही यह मुकाबला जीतेगा। लेकिन फिर जब उसने आकर्ष के साथ मुकाबला किया तो पहली ही टक्कर में उसके हाथ में कंपन हुए और उसकी लाठी दूर जा गिरी। इस पहली टक्कर को उसने गंभीरता से नहीं लिया था, ना ही इसके बारे में ज्यादा सोचा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है ज्यादा आंतरिक ऊर्जा इस्तेमाल करने के कारण उसका शरीर उस आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाया होगा और उसकी लाठी दूर जा गिरी होगी। मगर जब उसने फिर से आकर्ष के साथ अपने जादुई हथियार की टक्कर करवाई तो इस बार उसने इस बात पर गौर किया था कि टक्कर के तुरंत बाद उसके जादुई हथियार में एक अनजानी ऊर्जा ने प्रवेश किया है, जो बाद में उसके हाथ में भी पहुंच गई थी और एक पलक झपकने से भी कम समय में उसके हाथ को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसे यह तो पता नहीं था कि यह ऊर्जा क्या थी, लेकिन इतना उसे जरूर पता था कि अगर यह ऊर्जा उसके शरीर में एक क्षण के लिए भी रही तो उसके आंतरिक अंगों और हड्डियों को तोड़कर चकनाचूर कर देगी।
इसी वजह से दूसरी टक्कर के तुरंत बाद उसने जितना जल्दी हो सके अपनी उस लाठी को दूर फेंक दिया था। ठीक इसी समय पर आकर्ष ने उसे अपना जादुई हथियार फेंकने को कहा था, इसलिए सभी दर्शकों को यही लग रहा था कि आकर्ष के कहने पर उस शिष्य ने अपना जादुई हथियार फेंका है। इस प्रकार की चीजों में आकर्ष बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने जानबूझकर अपनी आवृत्ति ऊर्जा को देर से उस शिष्य के शरीर में प्रवेश करवाया था, ताकि आवरण होने के कारण चारों गुरुकुलों के गुरुकुल प्रमुख भी उसकी आवृत्ति ऊर्जा का अंदाजा न लगा पाए। वो अपनी शक्ति तो प्रदर्शित करना चाहता था, मगर अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहता था। इधर गिरिगंज गुरुकुल के उस शिष्य को भी अब समझ में आ गया था कि उससे पहले गिरिगंज गुरुकुल के दूसरे शिष्य ने जब आकर्ष से मुकाबला किया था तो उसने अचानक से अपना जादुई हथियार क्यों फेंक दिया था। अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी अच्छी मात देने के बाद अब आकर्ष ने एक जोरदार मुक्का उस गिरिगंज गुरुकुल के शिष्य के सीने पर दे मारा। वो शिष्य अभी हुए मुकाबले को लेकर इतने बड़े झटके में था कि न तो सही समय पर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाया और न ही अपनी किसी कवच श्रेणी की युद्ध कला का। परिणाम स्वरूप वह शिष्य किसी तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ अखाड़े के किनारे पर जा गिरा। काफी अच्छा मुकाबला था, मैं हार मानता हूं। वो शिष्य किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ और एक तेज आवाज में कहा। अपने प्रतिद्वंद्वी के हार मानने के बाद आकर्ष ने भी उस पर फिर से प्रहार नहीं किया और उसे अखाड़े से बाहर जाने दिया। इधर अखाड़े के बाहर खड़े बाकी सभी योद्धा अभी भी इस मुकाबले को लेकर उलझन में थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष यह मुकाबला जीता कैसे है। भले ही पूरा मुकाबला उनकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन फिर भी आकर्ष की जीत का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 60 हाथियों की ताकत का अंतर होते हुए भी इसने मुकाबला जीत लिया, मगर कैसे? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों का मुकाबला बहुत ही ज्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों वास्तविकता में नहीं, बल्कि ऐसे ही सभी के सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। मुकाबले के परिणाम को लेकर सभी की सोच कैसी भी हो, एक बात तो तय थी कि आकर्ष यह मुकाबला जीत गया है। इस समय सिर्फ सप्त शौर्य गुरुकुल के सदस्य ही ऐसे थे जिन्हें पता था कि आकर्ष किस प्रकार से यह मुकाबला जीता है। मुझे बताओ कि मुकाबले के दौरान क्या हुआ था? तुम्हारी ताकत तो आकर्ष से ज्यादा थी, फिर तुम आकर्ष से हार कैसे गए? बिना किसी प्रहार के तुम्हारे दोनों हथेलियां में यह चोट कैसे लगी और तुमने अपना जादुई हथियार खुद से दूर क्यों किया? गिरिगंज गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने उस शिष्य को आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजा जिसने अभी आकर्ष के साथ मुकाबला किया था। उनके मन में इस समय इस मुकाबले को लेकर जितने भी सवाल चल रहे थे, उन्होंने वह सारे सवाल एक साथ पूछ लिए थे। दरअसल पहली बार जिस शिष्य ने आकर्ष के साथ मुकाबला किया था वो उनके गुरुकुल का शिष्य था, लेकिन इस बार जो शिष्य आकर्ष के साथ मुकाबला करके आया था यह उनका खुद का शिष्य था। अपने खुद के शिष्य को एक कमजोर योद्धा से हारते देख वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उनके शिष्य का इस प्रकार से एक कमजोर शिष्य से हार जाना उनके गुरुकुल की शाख पर भी एक गहरा असर डाल रहा था। इसी वजह से वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके शिष्य की हार कैसे हुई थी। अगर उन्हें कोई ऐसी कड़ी मिल जाती है जिसका वह फायदा उठा सकते हैं तो वो उसका फायदा उठाकर अपने गुरुकुल की शाख को बचा सकते थे। पिछली बार आकर्ष ने जब उनके गुरुकुल के शिष्य को हराया था तो गिरिगंज गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख ने बड़ी मुश्किल से इस कड़वे घूंट को पिया था। बाद में अपना सम्मान बचाने के लिए उन्होंने आकर्ष की तारीफ भी की ताकि किसी तरह से आकर्ष को अपने गुरुकुल में शामिल करवा सकें। अगर ऐसा हो जाता तो उन्हें किसी के भी सामने उस मुकाबले को लेकर कोई व्याख्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन जब आकर्ष ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें मन ही मन एक गहरी ठेस पहुंची और उन्होंने अपने खुद के शिष्य को आकर्ष से मुकाबला करने को कहा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका शिष्य आकर्ष को हरा देगा। इससे न सिर्फ उनके गुरुकुल का नाम प्रसिद्ध होने वाला था, बल्कि जो चोट आकर्ष ने उन्हें पहुंचाई थी उसका भी बदला पूरा होने वाला था। लेकिन किसने सोचा था कि उनकी यह चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ जाएगी। इस मुकाबले से उनके गुरुकुल का प्रभुत्व बढ़ा नहीं था, उल्टा और कम हो गया था।
अब ऐसे में अगर गुरुकुल प्रमुख गुस्सा नहीं होते तो और क्या करते?